अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तजियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। होती साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। मौसम सरमा की आमद है। सबसे बड़ा मसला गैस की लोड शेडिंग का होता है। कंप्रेसर्स जो घरों में भी इस्तेमाल होते हैं और फैक्ट्रियों में भी, इनके तदारुक के लिए कोई पॉलिसी सुई गैस के लगने के पास? जी, ये सुई सौदर्न में ज़्यादा है मसला। ये जो पंजाब से के ऊपर के इलाके हैं यहाँ नहीं, जो नीचे के इलाके हैं, साउदर्न पंजाब, फिर बलूचिस्तान है, इन इलाकों में अभी से लोड शेडिंग शुरू हो गई। जी, हैरानी की बात यह है कि अभी गर्मियाँ हैं, वो लोड शेडिंग नहीं है, वो ये है कि लोग कंप्रेसर लगा लेते हैं पाइप के साथ और वो खींचते हैं गैस को और दूसरे इलाकों को महरूम कर देते हैं, दूसरे सारिफीन को महरूम करते हैं। और ये ज़्यादातर उन इलाकों में पाया गया है जहाँ पे छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं। अब कुछ अरसे से, तकरीबन 20-25 साल से लोगों में ये आगाही फैल रही है कि आप अपने रिहायशी इलाकों में छोटी फैक्ट्रियाँ ना बनने दें। बड़ी तो बन नहीं सकती, छोटी फैक्ट्रियाँ ना बनने दें, लेकिन लोग कहते थे कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दें। अब लोग मजबूर हो गए कि छोटी फैक्ट्रियों को अपने इलाकों से निकालें। वही फैक्ट्रियाँ जो टैक्स चोरी है उसमें भी ज़्यादा हैं, वही फैक्ट्रियाँ बिजली चोरी में भी मुब्तला हैं, यानी कि वो बिजली के बिल भी वहीं से कम है। बिजली चोरी भी ज़्यादा वही फैक्ट्रियाँ करती हैं और टैक्स चोरी भी वही फैक्ट्रियाँ करती हैं। अब इन तीन जराइम के बायस हुकूमत को हाथ डालना चाहिए इन लोगों पर, लेकिन हुकूमत हाथ नहीं डाल रही। अब जब सर्दियां आएंगी और लोड शेडिंग ज़्यादा हो जाएगी गैस की, जो कि लोड शेडिंग नहीं होगी, वो होगी चोरी भी नहीं होगी क्योंकि बिल तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन वो होगी छीना झपटी। तो पाकिस्तान में छीना झपटी का जो कल्चर है, अब वो गैस की पाइपलाइनों तक पहुंच चुका है। इनके लिए जो सोचा गया है वो ये है कि कोई ऐसे सेंसर लगाए जाएं जो उन पाइप्स पे लगे हों, उन मीटर्स पे लगे हों, जिन इलाकों में ज़्यादा ये गैस की छीना झपटी के वाक़यात होते हैं, ताकि वो जो मीटर है वो एक ख़ास हद तक गैस की सप्लाई से ऊपर सप्लाई ही ना हो, वो बंद हो जाए। अब ऐसे सेंसर्स के लिए लगाया जा रहा है तखमीना कि वो कितने के आएंगे। पहले तो वो लिस्ट बनाएंगे कि किन इलाकों में ज़्यादा हो रही है, कितने मीटर्स पे सेंसर चाहिए। अगर वो लाखों पे हुए तो अरबों में कीमत होगी। अब हमने वो जो मुतल्लिका लोग हैं उनसे पूछा, सुई सदरन के, कि आपने पहले से कोई एस्टिमेट लगाया कि एक सेंसर कितने का आएगा? उन्होंने कहा जी, सेंसर की इतनी बड़ी रेंज है कि चाइना के पास हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास हैं सेंसर्स, उसके अलावा बेल्जियम के सेंसर्स हैं, जर्मनी के सेंसर्स हैं, लेकिन वो सेंसर्स इस काम के लिए नहीं है कि वो बिजली को रोकें। हमें स्पेशल मॉडिफिकेशन करवा के उसमें उसको गैस को रोकने के लिए सेंसर में डालना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशल ऑर्डर देना पड़ेगा। उन्होंने स्पेशल मशीन्स में अपनी मॉडिफिकेशन करनी होगी ताकि वो वाले सेंसर बन चुके। तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या दूसरे दुनिया में किसी मुल्क में इसकी ज़रूरत पेश आई है? भट्टी साहब, ये इनाम भी हमने कमा लिया है कि किसी दूसरे मुल्क में, दुनिया में ये काम नहीं हो रहा कि वो गैस जो है कंप्रेसर्स के ज़रिए हर बंदा अपनी तरफ खींच रहा हो। तो लिहाजा ये चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन इस चीज़ के इम्कान है, जिसकी उन्होंने कहा कि ड्राइंग्स हमारे पास मौजूद हैं, हम उनके साथ ड्राइंग्स पे काम करेंगे। वो ड्राइंग्स भी उन्होंने बाकायदा कंसल्टेंट्स के लिए हासिल की हैं और उस पर बाकायदा पैसे लगाए हैं। तो अब ये पाकिस्तान में जो छीना झपटी का कल्चर है, इससे बचने के लिए और लोगों को सप्लाई जो है सर्दियों में सही रखने के लिए अब अरबों रुपए भी खर्च करना पड़ेंगे। और ये भी दुनिया में बात चली जाएगी कि हमारे यहाँ ये कल्चर बहुत ज़्यादा है। अब ठीक ही होते साहब, लेकिन इसके साथ साथ सोल्यूशन मौजूद हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी दोनों गैस कंपनी, सुई नॉर्दर्न की हम बात करें, सुई सदर्न की बात करें, सालाना होती साहब गैस चोरी, गैस लीकेज और लोड के अगेंस्ट जो कुछ सार्फिन इस्तेमाल करते हैं, उसके बायस तकरीबन 30 से 40 रुपए के सालाना हमें नुकसान पहुंचता है। फरसूदा निज़ाम इन कंपनियों में राइज है। वजह क्या है? इन कंपनियों के अंदर सियासी मुदाखलत हर दौर में रही है। कोई भी इन कंपनियों को प्रोफेशनली काम करने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए कि ये दोनों कंपनियां सालाना 600 अरब रुपए का कारोबार करती हैं। बहुत सी इसके अंदर उनकी सर्विसेज हैं। सबकी नजरें होती है कि इन कंपनियों से बेनिफिट कैसे हासिल करना है। रिसेंटली पाकिस्तान का एक डेलीगेशन अमेरिका गया, वहाँ पर एक एग्जीबिशन थी। वहाँ पे अमेरिकन कंपनीज ने और यूरोपियन कंपनीज के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो बहुत चीप है, बहुत महंगी नहीं है।
उस टेक्नोलॉजी के जरिए आप किसी भी इलाके के अंदर वो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, आप ये जान सकते हैं कि जेरे जमीन कहां पर गैस लीक हो रही है, उसके साथ साथ किस जगह से ऊपर गैस चोरी हो रही है। बहुत मामूली से पेमेंट के जरिए आप ये सर्विस हासिल कर सकते हैं डिटेक्शन के लिए। लेकिन ये इसलिए इस कंपनियों के इस मॉडल पर नहीं जाने की इजाजत दी जाती क्योंकि इंडस्ट्रियल कमर्शियल सेक्टर के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर गैस चोरी होती है, लीकेजेस हैं, गैर मेरी पाइपलाइंस का और फिटिंग का इस्तेमाल होता है, और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं अशराफिया का हाथ जरूर होता है, जिसकी वजह से इस ऑप्शन को अमल दरामद नहीं किया जाता। ये जिस आजकल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, अगर इससे निकलना है तो लाजमी है कि हमें वो गैस चोरी किसी भी शेप में हो उसको रोकना होगा। और आपने जो बात की ना सर लोड मैनेजमेंट वाली, अब बात लोड मैनेजमेंट से बहुत आगे निकल गई है। मैं आपको साउथ पंजाब के मुख्तलिफ इजला की बात कर रहा हूँ। जून जुलाई से गर्मियों के महीने के अंदर ही वहां पे लोड शेडिंग नहीं की जाती, रात 10 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक गैस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती है, मीटर ही ऑफ कर मीटर मतलब पीछे से मेन वॉल बंद किया जाता है, कई इलाकों की गैस उससे महरूम कर दिया जाता है। अगरचे कि ये साफिन के साथ नाइंसाफी है, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एक नया प्लान बनाया कि इन 2 कंपनियों को 4 कंपनियों में तकसीम कर दिया जाए, इनको बाइफरकेट किया जाए, फिर देखते निजाम में किस हद तक बेहतरी आ सकती है। वो जो गैस का वॉल बंद कर देते हैं तो किसको देते हैं गैस? वो सिर्फ किसको देते हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। डोमेस्टिक एरिया को सारी गैस बंद की, फिर जो मेन इनकी ट्रांसमिशन की लाइन होती है उसके अंदर प्रेशर बिल्ड किया जाता है, प्रेशर बेहतर होता है, फिर वो गैस रात को मिलती है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कमर्शियल सेक्टर को, और उसके साथ कुछ पावर प्लांट्स को। ऑब्जेक्टिव ये होता है। लेकिन आपने डोमेस्टिक सारिफ जो आपके टैरिफ के मुताबिक बाकायदगी से बिल अदा करता है, तो उसका राइट है, अगर उसको रात को किसी पैर अगर उसको इस्तेमाल करना है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सिलेंडर नहीं है, तो उसके पास गैस की सहूलत तो मुयस्सर होनी चाहिए। ठीक है बड़ी साहब, आपने जिक्र किया है कि जो कंपनीज हैं इनके अंदर सियासी मदाखलत, ये सिर्फ कंपनीज नहीं बल्कि आला अफसरान जो हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी है। बड़ी साहब, हाल ही में कलीम इमाम साहब को सिंध भेज दिया गया, सलाउद्दीन साहब को केपी में आईजी लगा दिया गया और ताहिर साहब को पंजाब में। आपकी खबर ये बता रही है कि इनसे सीनियर और इनसे ज़्यादा काबिल अफसरान भी मौजूद थे, उनको क्यों नहीं चुना गया? फैसल, देखिए आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्लाहात लाने के एक बड़े एक प्रोग्राम के ऊपर, एक प्लान पर अमल काम कर रही है। इस सिलसिले के अंदर टास्क फोर्स कायम की जा चुकी है, और गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला इमरान खान साहब ने खिताब भी किया ब्यूरोक्रेसी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खिताब भी किया ब्यूरोक्रेसी के साथ, और उन्होंने जिस तरीके के साथ जिस अज़म का इजहार किया वो बहुत ज़बरदस्त है कि आप किसी भी पसंद नापसंद से बिला इम्तियाज़ उसे आप अपनी खिदमत सर अंजाम दें इस रियासत की खिदमत के लिए और सिस्टम की गुड गवर्नेंस की बेहतरी के लिए। उसके अंदर हम देखते हैं कि पुलिस का शोबा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्लाहात की ज़रूरत है, माजी में भी कोशिशें की गई, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो बरूए कार ना ला सकी। पुलिस ऑर्डर आया, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर भी एफर्ट्स की गई, लेकिन वो एफर्ट्स कारगर साबित ना हो सकी। अभी रिसेंटली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के आईजीज की अपॉइंटमेंट की गई। पुलिस ऑर्डर के मुताबिक ग्रेड 21 का ऑफिसर को आप आईजी अपॉइंट नहीं कर सकते, और वैसे भी किसी भी शोबे के अंदर हो, अगर वहां पर एक सीनियर्स मौजूद हैं तो सीनियर्स के ऊपर जूनियर्स को तरजीह देकर वैसे ही आप एक हौसला शिकनी की एक फजा पैदा कर देते हैं अफसरान के अंदर कि शायद उस तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम ना दे सकें। आप उनकी एसीआर ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, और फिर उसके मुताबिक एक जो मोस्ट सीनियर ऑफिसर है यकीनी तौर के ऊपर उसको अपॉइंट होना चाहिए। लेकिन जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हुई, जिसके अंदर हम बात करें सिंध में तैनात होने वाले आईजी कलीम इमाम साहब की ग्रेड 21 ऑफिसर हैं और सीनियरिटी लिस्ट में इनका 15 नंबर है। उसके बाद हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा में तैनात होने वाले आईजी सलाहुद्दीन खान साहब की ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं, सीनियरिटी लिस्ट में इनका 27वां नंबर है, और सलाहुद्दीन खान साहब को दूसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा का आईजी तैनात किया गया। इसी तरह पंजाब के अंदर 2 ऑफिसर आईजी पंजाब मोहम्मद ताहिर साहब से सीनियर हैं। ये जो तीनों आईजीज अपॉइंट किए गए, यकीनी तौर के ऊपर ये बहुत काबिल ऑनेस्ट ऑफिसर्स होंगे। लेकिन अगर आपको एक क्राइटेरिया मौजूद है, जो ग्रेड 22 के अंदर ऑफिसर मौजूद हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर जब वो ग्रेड 22 में पहुंचे हैं तो अपनी तमाम एसीआर के मुताबिक, अपनी परफॉर्मेंस के मुताबिक तमाम क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हुए उस ग्रेड तक पहुंचे हैं, लेकिन वो आईजी अपॉइंट होने में कामयाब नहीं हो सके। तो ये इस हवाले से अंदर अगर देखा जाए तो आपने जब ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर जरा बटी से भी जो ब्यूरोक्रेटिक मैटर्स हैं इसी से मुतालिक हम बात कर लेते हैं। अख्तर हुसैन गोरचानी साहब, साबिक DGIB और ब्यूरोक्रेटिक उमूर के माहिर हैं, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। गोरचानी साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह कि ग्रेड 22 के ऑफिसर्स मौजूद हैं लेकिन ग्रेड 21 के ऑफिसर्स को महकमों का सरबरा लगाया जा रहा है? क्योंकि आप इस सिलसिले में रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, असल वजह क्या होती है? वही जो ताल्लुक सियासी लोगों के साथ?
जी बिल्कुल सही कहा आपने जी। यही चीज हमें, सच्ची बात है, इमरान खान की गवर्नमेंट से बड़ी तवक्कुआत थी, क्योंकि यही क्रिटिसिज्म पहले मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट पे होता था, क्योंकि वो सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं और मुंह देख रहे हैं और जूनियर्स को धड़ाधड़ लगाए जा रहे थे। तो अभी हमें ये तवक्को थी, तब्दीली आई है तो उसमें ये होगा कि जो सीनियर्स हैं तो सीनियर्स को उनकी अपनी जगह मिलेगी, जूनियर्स को उनको अपने जगह पर रखा जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही रविश बिल्कुल जोर शोर, बल्कि पहले से भी कोई 2 हाथ आगे अब काम जा रहा है। पहले यही होता था, बड़ा एतराज होता था कि जी फवाद हसन फवाद जो है वो मनमानी कर रहा है और अपने सारे जान पहचान के लोगों को लगवा रहे हैं। अब वही काम चला, दरबार साहब ने संभाल लिया। तो जो ब्यूरोक्रेसी में जो चेंजेस हैं, जो वो कह रहे हैं, और देखिए कभी कभार आपको ग्रेड 22 की जगह 21 का भी आप लगा देते हैं, लेकिन एटलीस्ट 21 ग्रेड में भी तो सीनियरिटी से किसी लेवल पे हो। ये नहीं हो जैसे वो मौजूदा आईजीज हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे उनसे ज़ाती तौर पर कोई शिकायत नहीं, कॉम्पिटेंट हैं, अच्छी शोहरत के लोग हैं, लेकिन इनसे इनकी ग्रेड 21 में भी सीनियरिटी काफी नीचे। तो इससे जरूर अगर देखिए इनसे ऊपर के लोग अगर बुरे हैं तो आपने उनको सर्विस में रखा क्यों हुआ है? उनको घर बिठाएं, छुट्टी कराएं उनकी। अगर उनमें कोई बुराई नहीं है, उनके अंदर कोई ऐसी एफिशिएंसी या डिसिप्लिन वाइज या उनके रिकॉर्ड में कोई ऐसी एडवर्स चीज नहीं है, तो फिर उनको किस बात की सजा दी? जी बहुत शुक्रिया अख्तर हुसैन गुरजानी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपना जो तबसरा तज्जिया पेश कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी के मामला। टास्क फोर्स बन गई है, एक और टास्क फोर्स वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो कब्ज़ा की गई ज़मीनें हैं सरकार की, मतरूका वक्फ अमलाक की, उनको छुड़वाने के लिए अब बात की जा रही है और मुल्क भर में इसको लेकर वफाकी हुकूमत ऑपरेशन करेगी। कराची से हमारे नुमाइंदे एसएम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इसी मामले से मुतालिक जानते हैं। एसएम अमीन, कुछ अंदाज़ा है कराची में कितनी ज़मीन है जो मतरूका वक्फ अमलाक और दीगर जो विफाक के इदारे हैं उनके पास है, और इसके लिए ऑपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या इस्लामाबाद से एहलकार जाएंगे ऑपरेशन करने या सूबाई जो हुकूमत है उनसे मदद ली जाएगी? देखें जी, अभी तो जो सूरत हाल है वो ये है कि जो टास्क फोर्स बनी थी और उन्होंने यहाँ जो विफाकी महकमे हैं उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि जो तमाम विफाकी अमलाक, विफाकी जायदाद यहाँ सूबा सिंध में है, उस हवाले से उन्हें फ़ाइनल तौर पर यह बताया जाए कि वो कितनी अमलाक है जिस पर जो उनके पास हैं और कितनी ऐसी जायदाद है जिस पर कब्ज़ा हो चुका है। तो मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के हवाले से एक रिपोर्ट वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स को भेजी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कराची और हैदराबाद उसके अलावा पूरे सूबे में कोई तकरीबन 20 अरब रुपए मालियत की ऐसी जायदाद है और ऐसी अराजी है जिन पर कब्जे हो गए हैं। ये इंकशाफ जब सामने आया है, अब यकीनन हुकूमत इस पर कोई लाहे अमल तैयार करेगी कि इसे किस तरह वागुजार कराया जाना है, क्योंकि कराची की जो सूरत हाल है, कराची में हम देखते हैं कि कराची में MA जिना रोड, II चुंदरीगढ़ रोड, इसी तरह से लियारी का इलाका और मलीर के कुछ इलाकों में जो मतरूका वक्फ अमलाक की प्रॉपर्टी है, ये बहुत कीमती प्रॉपर्टी है, शार फैसल पर भी वाक़ है, मरकज़ी शाहराहों पर वाक़ ये प्रॉपर्टी है, लेकिन ये तमाम कब्ज़ा हो चुकी है। एक एक फ्लैट, एक एक मकान और जो वहाँ गोदाम या पुरानी जो इमारतें हैं, वो एक एक इमारत जो है वो कई शख्स को अलाट की जा चुकी है। पहले उन्हें किराए पर दी गई और उसके बाद फिर उन किराएदारों ने, एक ने दूसरे को बेच दी, दूसरे ने आगे, इस तरह वो फ़रोख्त होते होते वो तमाम तकरीबन अमलाक जो है वो कब्ज़ा हो चुकी हैं। ना तो उनका कोई किराया मतरूका वक्फ अमलाक वसूल कर रहा है, ना ही जो है वो उनके पास सही बायोडाटा है कि उन्होंने किसे अलाट की थी और अब वहाँ कौन रिहाइश पजीर है। इसमें तमाम मामलात में इससे पहले भी जो इंक्वायरियाँ हुई थी और जो मुख्तलिफ विफाकी महकमों की, विफाकी हुकूमत की तरफ से जो इंक्वायरियाँ यहाँ हो चुकी हैं, उसमें भी यही बात सामने आई थी कि जो यहाँ मतरूका वक्फ अमलाक का अमला है वो इस सारे खेल में जो है वो मुलव्वस है और वही इस प्रॉपर्टी की हिफाजत की बजाय, उन्हें इसकी हिफाजत पर मामूर किया गया था, वो इसकी हिफाजत की बजाय
ये इस प्रॉपर्टी को किसी और के हाथ मतलब इसे कब्जा कराने या इसे जो है वो पूरी तरह इसकी हिफाजत न करने में जो है वो मुलव्वस है। मुतअद्दिद बार यहाँ के मुख्तलिफ अफसरान के मुतालिक जो है वो लिखा जा चुका है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी बड़ी तब्दीली नहीं की गई। वही पुराने अफसरान कई बरसों से यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अब ये अराजी वागुजार कराने के लिए हुकूमत का क्या एक्शन प्लान होगा ये तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन यहाँ सूबा सिंध में तमाम उन जायदाद और अमलाक का जो है वो सर्वे कराया जा रहा है कि जो वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है और उन पर कब्जे हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ सरकारी मकानात का है, सरकारी फ्लैट्स हैं यहाँ वफाकी हुकूमत ये बताइएगा कि कब्जे हो गए हैं। कब्जा होना तो समझ आ गई, और किसी बड़े ग्रुप ने जमीन पे कब्जा किया और उसके बाद मुफ्ती लोगों को फरोख्त कर दी। क्या ऐसी कोई रिकॉर्ड भी मिला है कि जिन लोगों ने कब्जा किया उन अफराद ने मतरूका वक्फ इमलाक की अराजी को खिलाफ ज़ाब्ता इंतकाल भी करवा लिया, या उसका मैंने रिकॉर्ड में भी, सरकारी रिकॉर्ड में भी तब्दीली करवाई गई, या सरकारी रिकॉर्ड में वो अराजी अभी भी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की है और किसी एक शख्स ने ज़मीन पर कब्जा करके तमीरात करने के बाद फरोख्त कर दी? स्टेटस क्या है इसका एक्चुअली इस कब्जे का? जी हाँ सोहेल साहब, कराची में एक रतन तलाव का इलाका है, वहाँ पर जो वो मतरूका वक्फ अमलाक के पास एक जो है वो हिंदुओं की एक इबादत गाह का कुछ अहाता जो है वो उनके पास था। वो एक यहाँ साबिक जज भी हैं और वो जो है बहुत बाअसर शख्स हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने वो पूरा अहाता जो है वहाँ पर तकरीबन कुछ 40-45 फ्लैट तामीर कर दिए हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है। अब उनका झगड़ा ये चल रहा है कि जी वो ज़मीन तो चलो जिसकी है वो अपनी जगह, अब वो कहते हैं कि जी यहाँ तो ये लोग रह रहे हैं, इतने सारे ख़ानदानों को हम यहाँ से कैसे हटाएंगे। मतलब इस तरह के हडल जो है वो सामने लाए जा रहे हैं। इसी तरह हैदराबाद में मोहब्बत शाह रोड पर हैदराबाद में और इसी तरह लतीफ़ाबाद के इलाके में एक बासर ख़ानदान है, चन्ना ख़ानदान हुकूमत में भी रहा है और सियासी तौर पर भी सरगर्म है। उन्होंने वहाँ पर बहुत कीमती अराजी है, तकरीबन कोई 1.5 अरब रुपए मालियत की वो अराजी है, उस पर कब्जा करके उन्होंने शॉपिंग प्लाजा तामीर कर दिया है। अब ये कब्जे किस तरह वागुजार होंगे, कैसे होगा? ये जब प्लाजे बन रहे थे, ये जब सब कुछ हो रहा था, वहाँ तो इंतकाल तक भी हुआ। हैदराबाद में जो अराजी है उसका तो इंतकाल भी कर दिया गया और जब वो सामने आई सूरत हाल, उस पर फिर जब अखबारात में ये खबरें आई और जब ये महकमा तक ये बात गई तो तब जाकर उसके ऊपर कोई नोटिस लिया गया और नोटिस लेने के बाद जो है वो फिर मामले को मतरूका वक्फ अमलाक जो है वो अदालत में ले गई है और अब मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। लेकिन कराची में यहाँ जो इंतकाल भी हुआ है तो फिर जो लैंड डिपार्टमेंट है उसके लोग भी इसके अंदर मुलविस हैं। ये तो नैब का बहुत बड़ा केस बनने जा रहा है आने वाले दिनों में। जी अभी तक यहाँ सूबा सिंध में नैब ने इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं की। यकीनन ये जो हैदराबाद का केस है इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुलव्वस है। रेवेन्यू में बैठे लोगों ने ये सारा रास्ता दिखाया उन्हें और उसके बाद उन्होंने जो है ये कब्जे की तरफ वो लोग गए हैं। कराची में भी जो आराम बाग रतन तलाव का इलाका है यहाँ पर और लियारी में एक जो है वो इमारत कब्जा की गई है मतरूका वक्फ अमलाक की, उसमें अभी तक कोई सरकारी हवाले से कोई इतनी पेशरफ्त नहीं हुई। वहाँ जो किराएदार या जो जिन लोगों को वो अलॉट की गई थी, किराए पर दी गई थी, वो लोग वहाँ काबिज हैं, लेकिन उनसे अभी तक कब्जा जो है वो नहीं छुड़ाया जा सका है। ठीक, एसएम अमीन कराची से आप हमारे साथ मौजूद थे। मतरूका वक्फ इमलाक की वो अराजी जिस पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है उसको वागुजार कराने के लिए इमरान खान को रिपोर्ट पेश की जाएगी, तफसीलात मुरतब कर ली गई हैं। एक ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सरकारी भर्तियों पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोयटा से हमारे नुमाइंदे किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। किफ़ायत, निगरान दौर में कुछ भर्तियां हुई और अब ये पाबंदी कब तक है और इस पाबंदी का मकसद क्या है?
जी बिल्कुल। बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि अब से जो है वो चंद रोज कबल ही ये वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से जो काबीना का इजलास हुआ था उसमें ये फैसला किया गया कि जो नई भर्तियां हैं उन पर आर्जी तौर पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए। एक बड़ी वजह इसकी ये भी है कि दौरे हुकूमत है, इसमें तकरीबन 5000 तैनातियां की गई थी मुख्तलिफ महकमों में, जिसमें सेहत, SNJD और इसके अलावा जो दीगर महकमे हैं, तालीम और स्मॉल इंडस्ट्रीज, इस हवाले से। तो इसमें हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है वो गैर कानूनी ये भर्तियां की गई और इसके हवाले से जो है बात शिकायत जो है वो भी वज़ीर आला तक पहुंची, जिसके हवाले से अब वो सूबाई हुकूमत की जानिब से एक 8 रुकनी जो है वो कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें तकरीबन 4 सूबाई वज़रा और 4 ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो इन तमाम तर मामले की जो है वो तहकीकात करेंगे। और वो 5000 असामियां जो कि निगरान दौरे हुकूमत में की गई थी उसके हवाले से जो है वो तहकीकाती जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान को जो है वो दी जाएगी। और उसके हवाले से जो लोग इसमें मुलविस होंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, चाहे वो सूबाई वज़रा लेवल के होंगे निगरान, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमने देखा था कि पिछले दौर में भी तकरीबन 23,000 ऐसी असामियां थी जो मुख्तलिफ महकमों में थी और वो खाली पड़ी रही। उन पर हमेशा जब भी तैनातियों के हवाले से जो है वो काबीना में मसला अगर उठाया जाता या दीगर फोरम्स पर अगर आवाज उठाई जाती तो उसमें हमने देखा कि हमेशा से ये इल्जाम आयद किया गया कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें जो सूबाई काबीना में शामिल हैं उनके हवाले से जो है ये बताया जा रहा है कि वो सियासी बुनियादों पर जो है वो ये भर्तियां करना चाहती हैं और जो महकमे उनके जिन वज़रा के अंडर हैं वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इन नौकरियों के ऊपर जो है वो पोजीशन रखें और वो ज्यादा से ज्यादा इन नौकरियों को जो है वो जो मुतल्लिका लोग हैं उनको दें। इस हवाले से जो साबिक वज़ीर आला थे नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, उनके दौरे हुकूमत में हमने देखा था कि तकरीबन 35,000 ऐसी असामियां थी जो कि खाली थी महकमा तालीम में और दीगर जो महकमे थे उनमें जब टेस्ट और इंटरव्यूज और का जो मरहला जो है वो शुरू किया गया तो उसमें हमने देखा कि बड़े पैमाने पर जो अकरबा परवरी थी उसके जो है वो तहकीकात जो है वो हमने देखा कि उसके शवाहिद मिले, जिस पर जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टेस्ट और इंटरव्यू दिए थे उनकी जानिब से बहुत बड़ा एहतजाज भी हुआ। उसके बाद वो मामला जो है वो कोर्ट में भी काफी अरसा रहा और उसके बाद जो है वो फैसला दिया गया कि महकमा तालीम में जो लोग मेरिट पर पहले नंबरों पर हैं उनको जो है वो फौरी तौर पर जो है इसमें नौकरी दी जाए, जिसके हवाले से जो मीर अब्दुल कदूस बजिंजो की हुकूमत थी उसको भी काफी मुश्किलात रही इन तमाम लोगों को एडजस्ट करने के हवाले से। अब एक दफा फिर ये बात जो है वो सामने आ रही है कि जो 5000 तैनातियां निगरान दौरे हुकूमत में की थी उनके हवाले पर भी जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जाए। एक जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वफाक में ये दावा करती है कि वो 5 सालों के अंदर जो है वो 1 करोड़ नौकरियां जो है वो पूरे मुल्क में देगा। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में जब भी इन नौकरियों पर तैनातियों का मामला होता है तो उसमें बड़े पैमाने पर करप्शन और इसके अलावा जो सियासी बुनियादों पर जो भर्ती होती है उसके हवाले से एक बहुत बड़ा जो है ये मामला जो है वो सर उठाने लगता है, जिसकी बिना पर या तो इन नौकरियों को जो है वो मनसूख कर दिया जाता है या फिर वो लोग जिन्होंने टेस्ट और इंटरव्यूज के लिए जो है वो फॉर्म्स के जमा कराए जाने वाले जो हजारों रुपए हैं वो भी जो है वो उनको वापस नहीं किया जाता है, जिसकी बिना पर जो यहाँ का नौजवान तबका है जो इन नौकरियों के हवाले से जो है वो टेस्ट और इंटरव्यूज में हिस्सा लेता है उनके हवाले से बड़ी वो दिलबर्दाश्ता होती है और हमेशा से उनकी जानिब से एहतजाज का फिर रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो ये 8 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है वो महकमा ज़राअत में महकमा सेहत, तालीम और दीगर जो SNJD के जो डिपार्टमेंट है इसमें होने वाली इन तमाम भर्तियों के हवाले से जो है वो जल्द जो है वो रिपोर्ट वज़ीर आला बलूचिस्तान के पास जमा कराएगा और उसके बाद ही जो है वो नई भर्ती। बहुत शुक्रिया किफायत, आप कोयटा से हमारे साथ मौजूद। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में सरकारी मुलाजमतों पर एक बार फिर से पाबंदी आयद कर दी, इससे मुतालिक बता रहे थे। एक और इंतहाई अहम मामला जो अब से कुछ दिन पहले सामने आया, DG खान से तहरीक इंसाफ के मुंतखब होने वाले MNA नसरुल्लाह दरेशक साहब पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पर दबाव डाला कि उनकी मर्ज़ी के पटवारियों के तबादले किए जाएँ। भट्टी साहब, अब क्या फाइंडिंग्स हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब की हिस्ट्री क्या है? फैसल, उसकी मामले के हवाले से तो इंक्वायरी का सिलसिला जारी था और लेटेस्ट उसके ऊपर डेवलपमेंट ये है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सिफारिश के ऊपर डिप्टी कमिश्नर चकवाल और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर के खिलाफ पीडा एक्ट जो कि पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 है उसके तहत कार्रवाई का आगाज़ शुरू कर दिया गया है। और इसके तहत कार्रवाई का आगाज़ का मतलब ये है कि मज़कूरा अफसरान को उनकी नौकरी से बरतरफ कर देना। मामला यहाँ पर यह है कि जब डिप्टी कमिश्नर स्पेशली राजनपुर की हम बात करें अलादीता वड़ाई साहब की, उन्होंने वहाँ पर हमने अपने प्रोग्राम में ये मामला टेकअप किया था कि उन्होंने कहा जी कि नसरुल्लाह दरेशक साहब उनके ऑफिस में आए और उन्होंने एक दबाव डाला, उन्हें पॉलिटिकल इंटरवीन करने की कोशिश की कि कुछ बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के अफसरान की एहलकारों की तकर्रियाँ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक की जाएँ, कुछ पटवारियों के तकर्रियाँ की जाएँ, तबादले किए जाएँ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, और उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया। लेकिन मामला ये था जब इस मामले की इंक्वायरी हुई तो डिप्टी कमिश्नर अलादीता वड़ाई साहब के इल्ज़ामात दुरुस्त थे या गलत,
उन्होंने जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया था अपनी कंप्लेंट का, वो दुरुस्त नहीं था। उन्होंने मुतलका फोरम की बजाय एक लेटर लिखा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवा दिया, दीगर इदारों को भी, और इस लेटर को लीक भी कर दिया गया। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम था। अगर उनके इल्ज़ाम दुरुस्त थे, या अगर कोई ऐसी शिकायत उन्हें मौसूल शिकायत थी भी सही, उन्हें मुतलका फोरम के ऊपर रजू करना चाहिए था और उस मामले की फिर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये मामला हुआ क्या, जब हम इस मामले की खोज लगा रहे थे तो हमें एक इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल हुई अल्लादी तवड़ाइज साहब से मुतल्लिक, और जब वो डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद अपॉइंट थे और ये प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के ऑफिसर हैं। डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद जब ही थे तो उस वक्त एक वहाँ पर एक मामला था, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल का मामला था, जिसको एक NGO रन कर रही थी। उस NGO के ऊपर संगीन इल्ज़ामात थे कि उन्होंने अपने माली अमूर के अंदर संगीन बेज़ाब्तियाँ की हैं। गबन का इल्ज़ाम था, जो उससे अल्लादी तवड़ाइज साहब से पहले जो DC थे, उन्होंने उस सारे मामले की इंक्वायरी की, वो इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुए और उन्होंने उस NGO की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी, यानी कि अब वो स्कूल रन करने की मजाज नहीं रही थी। अल्लादी तवड़ाइज साहब, जिन्होंने अपने आप को राजनपुर वाले वाक़े के अंदर एक बहुत हीरो एक के तौर के ऊपर सामने लेके आए, उस वक्त जब डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद अपॉइंट हुए, उनको अप्रोच किया गया, उनको कन्विंस किया गया, और उस NGO को रन करने वाले लोगों ने उनके साथ उनकी यकीनी तौर के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। मकसद क्या था कि NGO के ऊपर जो पाबंदी आयद की गई, इंक्वायरी के बाद उस पाबंदी को ख़त्म कर दिया जाए और उस स्कूल को रन कर सकें। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, जिन्होंने वॉइस रेज की, जिसकी वजह से अब इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, ये आहद चीमा ग्रुप के में इनका शुमार होता था। आहद चीमा जैसे ही जानिसार थे, और ज़्यादातर इनकी जो पोस्टिंग रही, हमजा शहबाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज कंसिडर किए जाते थे। जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट खत्म होने के, गवर्नमेंट का पंजाब गवर्नमेंट के अपने आखिरी दिनों में शामिल थी, यूँ मार्च या अप्रैल की बात है, उस वक्त इनको डिप्टी कमिश्नर राजापुर अपॉइंट किया गया। यानी कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है, रिपोर्ट्स भी ऐसी थी कि आप हमजा शहबाज के बहुत करीब हैं। उसके बाद जब आप एक नई गवर्नमेंट का क्याम अमल में आया, उसके अंदर जब आप एक MNA खिलाफ आप कंप्लेंट करने भी जा रहे हैं, तो फिर उसके अंदर आपकी वो जो माजी का आपका ट्रैक रिकॉर्ड था, किसी जमात के साथ आपकी वाबस्तगी थी, उससे बालातर हो कि आपको कंप्लेंट करनी चाहिए थी विद इन द सिस्टम, विद इन द रूल्स, विद इन द रेगुलेशन। वो उन्होंने नहीं की। ये उनका हाफजाबाद का कारनामा था जो हम सामने लेके आए, अगरचे कि हमने कोशिश की कि उनसे जाना जाए कि क्यों उन्होंने इसका कार हासिल करने के लिए उनसे डिमांड की, और क्या ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। ये बताएं कि क्या इस स्टोरी का मॉरल ये नहीं है कि अगर आप किसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं या अलम जहाद बुलंद करें, तो पहला अपना भी प्रोफाइल देख लें कि मैंने क्या क्या कर रखा है, और वो सामने ज़रूर आएगा। ये तो डिजिटल दौर है। इन साहब ने गलती ये की है कि इन्होंने बजाय मुतलका फोरम के ये कहीं और चले गए हैं। मामला मीडिया में आ गया है और सोशल मीडिया में आ गया है, और इतना उछलने, अगर कोई मामला उछल सकता है, आप अगर उछालेंगे किसी मामले को, तो उससे पहले आपने अपना रिकॉर्ड तो गायब कर देना था ना। उन्होंने अपना रिकॉर्ड भी उनका पड़ा हुआ था कि आपने गाड़ी ले रखी है। Exactly. तो मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेसी को अब मुतल्लिका जगह पे रहना चाहिए। जिस तरह सियासतदान जो है, सियासतदान को पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बली में उसका ज़रूर होना चाहिए, कमेटियाँ उसका एहतसाब करें, और उन कमेटियों को बेशक सीक्रेटली ब्यूरोक्रेट्स पहुंचाएं, और पहुंचाते भी हैं। ये रोजाना का हमारा और स्पेशली ये उन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के लिए भी मैसेज है, जो इस वक्त भी न सिर्फ पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के अंदर इस्तेहकाक से ज़्यादा गाड़ियाँ जिनके ज़ेर इस्तेमाल है, लग्जरी गाड़ियों उनके ज़ेर इस्तेमाल है, रिपोर्ट्स उनकी मुरतब हो चुकी हैं। उन्हें भी चाहिए कि आप अपने आप को एक एफिशिएंसी रूल्स के मुताबिक अपने आप को अपनी सर्विसेज रियासत के लिए डिलीवर करें। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि अब पहले तो एक पॉलिटिकल एफिलिएशन ज़रूर होती थी, अब गवर्नमेंट एक जस्टर शो कर रही है कि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगी, सबको कफायशारी के तहत रहते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना होंगे। जहाँ जहाँ पंजाब और दीगर सूबों के अंदर डिप्टी कमिश्नर गाड़ियों को गलत इस्तेमाल करें, उनको वो गाड़ियाँ सरेंडर कर देनी चाहिए। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी। होती साहब, तरक्याती मंसूबों पर कटौती, अब रिपोर्ट भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश की जाएगी। ये तरक्याती मंसूबे, डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनको कम करने से कुछ बैलेंस हो सकती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और दीगर जो मैटर्स हैं ये सॉल्व हो सकते हैं, और कितना टाइम लग सकता है इनको कम करने में?
नहीं, इसको तो जल्दी से जल्दी ये करना पड़ेगा इनको। जैसे ही ये पार्लियामेंट में आएगी, टैक्स बढ़ना या टैक्स नेट में लोगों को शामिल करना, जिनकी कम आमदनी है उनको भी शामिल करना, तो उसके साथ ही इसको भी आना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो कैच है वो ये है कि ये देखा जा रहा है 3 किस्म के मंसूबे हैं। पहले वो मंसूबे हैं जिन पे तकरीबन 70% काम हो चुका है, अगर उस पे पैसे रोकेंगे तो इसका मतलब है वो 70% जो पैसे हैं वो ज़ाया होंगे। दूसरे वो मंसूबे हैं जिन पे 10% काम हुआ है। दूसरे वो मंसूबे हैं जो अभी कागज़ों में हैं लेकिन उनके लिए रकम दी जाएगी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि जिन पे अभी काम शुरू नहीं हुआ मंसूबों पे, उनको पैसे रिलीज ना करें। लेकिन वो बहुत थोड़े मंसूबे हैं। जो 10% से लेकर 20 और 30% तक जिनको पैसे ऑलरेडी जा चुके हैं, पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि अगर ये कट लगा दिया गया तो वो मंसूबे घोस्ट मंसूबे बन जाएंगे, मुर्दा मंसूबे बन जाएंगे। पाकिस्तान में 90% मंसूबे जिनके लिए पैसे जारी हो चुके हैं, वो मंसूबे मुर्दा हो चुके हैं करप्शन की वजह से। और अब करप्शन की वजह से नहीं होंगे बल्कि कट की वजह से होंगे। और कट इसलिए कि पैसे नहीं हैं। देखें, अगर वो करप्शन ना होती तो यहाँ कट ना लगाना पड़ता। इमरान खान साहब ने जो काम किए हैं, इस अभी जो बेड़ा उठाया है कि भाई मुल्क की, रियासत की आमदनी को बढ़ाया जाए, उसमें दूसरा हिस्सा भी होना चाहिए कि पैसे के ज़िया को भी रोका जाए। देखें ना जी, इन्होंने एक पहिए पे गाड़ी चलाने की कोशिश की है कि भाई टैक्स और दूसरी जो आमदनी के ज़राए वो बढ़ा लिए जाएं। भाई वो मंसूबे जो कि किसी के कहने पर, मसलन MNAs के जो मंसूबे हैं, सेनेटर्स के जो मंसूबे हैं, MPs के जो मंसूबे हैं, उनको भी तो कट लगाओ और फिर उन मंसूबों में और बड़े मंसूबों में करप्शन उसको भी रोको। ये दोनों साथ साथ होते तो ये प्रोग्राम पॉपुलर हो जाता। अभी इन मंसूबों में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स भी शामिल होंगी। वो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जिन पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है लेकिन अभी उसकी फर्दर इंजीनियरिंग और उसकी प्रॉपर्टी की डीलिंग नहीं शुरू हुई, सही, उस पे भी पैसे रुक जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उस इलाके की तरक्की भी रुक जाएगी। वहां करप्शन को रोकने की बजाय कट लगाना, ये मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर मजबूरन करना भी पड़ रहा है तो करें, लेकिन साथ वो जो उन मंसूबों में पैसे ज़ाया हुए हैं, वो मुर्दा हो चुके हैं, घोस्ट मंसूबे हैं, उनको पैसे देना तो बंद करें ना। और जिन लोगों ने पैसे वहां पे खाए हैं उनके खिलाफ एक तरफ आप लिटिगेशन शुरू कर दें। ये डबल प्रोग्राम होना चाहिए। तो दुनिया में होता है कि अगर आप टैक्स बढ़ाते हैं तो आप अपनी रियासत की एफिशिएंसी भी साथ दिखाते हैं कि देखें हमने ये टैक्स बढ़ा दिया, आप पे बोझ पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ पैसा ज़ाया होने से बचाने लगे हैं। तो इस वक्त आपको जो चीफ जस्टिस अवेलेबल हैं, शायद हिस्ट्री में अवेलेबल नहीं थे, कि वो करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहे हैं, तो उनके पास जाके 200-300 मंसूबों के पैसे रखें। एक तरफ ये एक काम चलाएं और दूसरी तरफ आप टैक्स लगाएं। तो ये अभी वन साइडेड जो ऑपरेशन है, इसको मैं ये समझ रहा हूं, इस पे मेरी जितने लोगों से भी बात हुई है तो वो कहते हैं कि हाँ, जो एक्सपर्ट्स हैं, सरकार में हैं या रिटायर्ड लोग हैं, वो कहते हैं कि हाँ, ये पैसा जो ज़ाया हुआ है इस पे इन्वेस्टिगेशन भी करो, मजीद पैसा जो मंसूबों में ज़ाया हो रहा है उसको भी रोको, और दूसरी तरफ आप टैक्स बढ़ाएं तो अवाम इसको कबूल कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि इमरान खान की स्ट्रेटजी तो यही होनी चाहिए, यकीनी तौर पर होता सब यही होनी चाहिए। लेकिन कटौती करने का प्लान कर चुके हैं ये तरक्याती प्रोग्राम्स के हवाले से, ठीक है, इनको करनी चाहिए, लेकिन इनका क्या प्लान है? क्या ऐसे मंसूबे जिनके ऊपर काम शुरू हो चुका है, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नेचर के प्रोजेक्ट हैं, फ्लड प्रोटेक्शन की हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, क्या ऐसे मंसूबे जिन पर काम शुरू हो चुका है उन मंसूबों से आप कटौती कैसे कर सकते हैं? कटौती करेंगे आप डबल नुकसान करेंगे। यही है, कटौती करेंगे काम रुकेगा तो कॉस्ट के अंदर लागत में इजाफा होगा, प्रोजेक्ट डिले होगा। जब प्रोजेक्ट डिले होगा तो उसके इकोनॉमिक लॉस भी है उस मंसूबे के मुकम्मल न होने की वजह से। तो क्या कोई ऐसा प्लान उन्होंने मुरतब किया है कि वो मंसूबे जिनके ऊपर काम जारी है, 10, 15 या 20% काम हो चुके हैं, उनकी कटौती नहीं होगी, या सिर्फ वो मंसूबे जो सिर्फ अभी अप्रूव हुए हैं उनके लिए फंड्स एलोकेट हो चुके हैं लेकिन काम शुरू नहीं हुआ, कटौती सिर्फ वहां पर होगी? कोई डिफाइन किया इन्होंने? देखिए जी, भट्टी साहब, बात खुल के करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा कट और इतना बड़ा रेज इन टैक्स, ये इकट्ठा लगाना कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में, पहली बार होने जा रहा है। इसके पीछे एक ट्रेजेडी है। इमरान खान ने कहा है कि 6 अरब रुपए रोजाना हम कर्जों की वापसी कर रहे हैं। ये इमरान खान ने कहा है, किसी और ने तो नहीं कहा। अगर ये ट्रेजेडी है कि आप 6 अरब रोजाना कर्जों की अदायगी में वापस कर रहे हैं तो आपके पास पैसा तो नहीं है ना। दूसरी तरफ आपने क्या किया है
कि आपने पैसे नहीं थे और एमएनएस के कहने पर, ब्यूरोक्रेट्स के कहने पर मंसूबे खोल दिए और उसमें पैसे जारी करना शुरू कर दिए और वो बाहर से कर्जे लेकर है। इसमें फॉरेन कंपोनेंट 35% है जिसकी आप फॉरेन करेंसी में अदायगी करेंगे। तो ये जो है यहां फंसी हुई है ये गवर्नमेंट। इसको ये करना ही था, कट लगाना था, लेकिन कट लगाने के साथ साथ आपको ये भी करना था कि करप्शन को भी रोकें। ठीक है होती साहब, आपने टैक्स रेस की भी बात की है कि टैक्स को भी बढ़ाया जाना है, कट भी लगाना है, मिनी बजट की बातें हैं। भट्टी साहब, खदोखाल क्या है इस मिनी बजट के, कितना टैक्स मजीद लगेगा और सबसे ज्यादा मुतासिर कौन होगा? फैसला देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इंतहाई कड़े और सख्त इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना है। उस सूरत हाल से निकलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रही। IMF के ऑप्शन के ऊपर इमरान खान साहब ने अपनी पहली तकरीर के अंदर एक उन्होंने जो स्टैंड लिया कि हमें मजीद कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आपने कर्ज नहीं लेने तो अल्टीमेटली जो आप ऑलरेडी आपका एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मीट करने के लिए और उसके बाद बजट खसारे से निपटने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? आपके पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं है। काफ़ी दिनों से काम जारी है, असद उमर साहब की सरबराही में टीम काम कर रही है, कुछ चीज़ों को उन्होंने मटीरियलाइज किया है, लेकिन पब्लिक का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब और उनकी टीम ये समझती है कि अवाम का उनके ऊपर चूंकि एतमाद बहुत ज़्यादा है और अवाम उनको लाइक कर रहे हैं, तो इस मौके के ऊपर उन्हें एक कुछ कड़वी गोली अगर हम दें तो वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसके नतीजे में आइंदा हफ्ते इम्कान है इस बात का कि कुछ तजावीज़ को फाइनल कर लिया जाए, जिसके अंदर जो अहम तजावीज़ हैं, जिसके अंदर अवाम के लिए वक्ती तौर के ऊपर यकीनन मुश्किलात बनेगी। वो ये करने जा रहे हैं कि एक तो जिस तरह होती साहब ने तरक्याती बजट की बात की, 3 से 350 अरब रुपए तक उसके ऊपर कटौती लगाने जा रहे हैं। कटौती वो बहुत कीनली उसको ऑब्जर्व करने के बाद करनी चाहिए कि ऐसे मंसूबे को कट ना लगे जिससे उनकी लागत में मजीद इजाफा हो। उसके साथ जो हुकूमत अपने खर्चात कम करने के वाले से पहले ही इकदाम उठा चुकी है। जो सबसे बड़ा अहम काम होने जा रहे तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिलीफ खत्म करने से मुतल्लिक फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ऐसा कोई प्रपोजल ज़ेरे गौर नहीं, लेकिन FBR ने यह प्रपोजल तैयार कर ली है। एग्जैक्टली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने जो एक गलत काम किया था जब उन्होंने अपने आखिरी बजट के अंदर 102 अरब रुपए का रिलीफ दिया इनकम टैक्स के हवाले से, जबकि उन्हें इस मामले को आइंदा गवर्नमेंट पे छोड़ना चाहिए था। वो उन्होंने एक मुश्किल सिचुएशन पैदा कर दिया पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए कि आपके पास पैसे भी नहीं है और आप रिलीफ भी दे चुके हैं। तो अल्टीमेटली वो रिलीफ 70 से 80 रुपए की हद तक विड्रॉ होने जा रहे हैं। उसके साथ बिजली के हवाले से सब्सिडी के ऊपर थोड़ी इन्होंने कमी करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट इस सिनेरियो के अंदर बिजली के ऊपर मजीद 400 से 450 रुपए की सब्सिडी नहीं दे सकती। उसके साथ कोई 5200 आइटम्स ऐसी हैं जिसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मोबाइल फ़ोन की हम बात करें, मोबाइल फ़ोन के ऊपर 8 से 10% मजीद रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। और उसके साथ साथ 150 से 200 रुपए के नए टैक्स मुतारिफ करवाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। FBR अपने इस हवाले से काम कर रहा है। उसके साथ मनकूला जायदाद के ऊपर वेल्थ टैक्स तकरीबन 13 साल बाद दोबारा से आयद करने पर इस तजवीज़ को ज़ेर गौर लाया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ये सारे वो मेजर्स हैं जिसके ज़रिए से वो अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहती है, अखराजात कम करना चाहती है कि जो पहला मुश्किल तरीन साल है इसको किसी तरीके के साथ इससे आगे निकला जाए। और उसके साथ सिगरेट्स का मामला, होती साहब ने लॉट ऑफ टाइम हमने इस इशू को टेकअप किया कि किस तरीके के साथ सिगरेट इंडस्ट्री को अरबों रुपए का बेनिफिट दिया गया उसके टैक्स रेशो कम करके। अब ये गवर्नमेंट इस बात के ऊपर कन्विंस दिखाई देती है कि सिगरेट के ऊपर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर हम अपने रेवेन्यू में इजाफा कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल फैसले करने जा रही है गवर्नमेंट आइंदा हफ्ते के दौरान, जिसको अल्टीमेटली अवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, मुश्किल सूरत हाल का अवाम को सामना करना पड़ेगा। लेकिन असद उमर साहब और उनकी टीम इस हवाले से बड़ी सब शॉर्टली, ये मुश्किल कलील मुद्दती है या फिर लंबे अरसे तक की मुश्किल रही? फैसल ये 1 साल की मुश्किल ज़रूर है, इसलिए कि गवर्नमेंट ये प्लान है गवर्नमेंट के पास कि वक्ती तौर के पर हमें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा हम सूरत हाल बेहतर बना लेंगे। अवाम को 1 साल के बाद जाके कुछ रिलीफ मिलना शुरू होगा, लेकिन इस वक्त हमें कड़ा फैसले करने होंगे। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, इकराम होती साहब आपका। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।